चलिए, सो बच्चों लास्ट क्लास के अंदर हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर कहाँ तक पहुंच चुके थे। मैंने आपको ये बताया था कि लास्ट क्लास में जो लास्ट टॉपिक हमने किया था कि गांधी इरविन पैक्ट एक साइन हुआ था, मतलब गांधी जी को दोबारा से एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन इनवाइट किया गया था। फर्स्ट राउंड टेबल जो थी, जो इरविन ने सबसे पहले कांग्रेस के सामने रखा था, कि जिसके अंदर उनको बोला गया था कि हम आपको एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने का ऑफर देते हैं। सो उस टाइम पे कांग्रेस ने मना कर दिया था कि नहीं, हमको ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो फर्स्ट राउंड टेबल जो थी वो मना हो गई थी, मतलब वो कैंसिल हो गई थी। उसके अपोज में थे सारे कांग्रेस लीडर्स, मतलब पूरी पूरी कांग्रेस। सेकेंड वाली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें गांधी जी को फोर्स किया गया कि नहीं, आप आएंगे और आकर के अटेंड करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बन के अल्टीमेटली यहाँ आना होगा और आकर के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना होगा। ये गांधी जी से बोला गया था। क्लियर है? गांधी जी को जब ये बात बोली गई तो उनको ये बोला गया कि हम लोगों ने जितने भी आपके लोगों को कैद किया हुआ है, यानी कि जिनको हमने पकड़ के जेल में डाला हुआ है, आपके लीडर्स हो गए या फिर आपके पार्टी मेंबर्स हो गए या कोई भी वहां पे जो सत्याग्रही थे, उनको जो हमने डाला है सबको रिलीज कर देंगे, बट आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ पे आके ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी पड़ेगी। क्लियर है? ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये बेसिकली लंदन में हुई थी। ये लंदन वाली जो कॉन्फ्रेंस थी ये अल्टीमेटली जिस टाइम पे ये कॉन्फ्रेंस चल रही थी उस टाइम पे गांधी जी को ये बात बोली गई थी कि ठीक है, सबको रिलीज कर देंगे ऐसा वैसा करके। लेकिन हुआ क्या, वहां पर ना माइनॉरिटीज के लीडर्स को भी बुला लिया गया। क्लियर है? मतलब यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे, ये लोग गेम खेल गए बहुत अच्छे वाला, मतलब बहुत तगड़े वाला। अब ये गांधी इरविन पैक्ट जो 5 मार्च को साइन हुआ था, यहाँ पे इनको बुलाया गया बेसिकली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। और इनसे ये बोला गया कि आप अपनी इस मूवमेंट को रोक दीजिए। कौन सी मूवमेंट को? सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट को आप रोक दीजिए। क्यों? गांधी जी खुद भी ये चाहते थे चौरा चौरी मूवमेंट के बाद, क्योंकि अब हुआ क्या था, लोग वायलेंट होना स्टार्ट हो गए थे, तो ऐसा कुछ करके अब अल्टीमेटली गांधी जी जब वहां पे गए पार्टी, मतलब उन्होंने जब ये देखा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाकर के क्या चल रहा है, सो वहां पे हुआ क्या, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बाकी सारे के सारे जो माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज जैसे क्रिश्चियन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, दलित माइनॉरिटीज, इन सबको बुला लिया था। इनके इनके एक एक मेंबर को बुला लिया था टू रिप्रेजेंट देयर कम्युनिटीज। क्लियर है? मतलब ब्रिटिशर्स जो थे वो अपना वही नॉर्मल गेम खेल रहे थे, डिवाइड एंड रूल वाला। अल्टीमेटली वो सबको एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे थे। तो वहां पे हुआ क्या, वहां पे गांधी जी जो थे वो इस चीज पे अग्री नहीं हो रहे थे कि इन सबको अलग अलग कोई भी पावर दी जाए, क्योंकि उससे होगा क्या, उससे देश टूट जाएगा। यानी कि छोटे छोटे ग्रुप्स में बट के रह जाओगे। अगर आपको स्वराज चाहिए, अगर आपको इंडिपेंडेंस चाहिए, तो आपको एक साथ आना पड़ेगा, इंटीग्रेट होना पड़ेगा। क्लियर है ना कहानी यहाँ तक? तो ये हम लोग यहाँ तक लास्ट क्लास कर चुके थे। गांधी जी की वहां कोई बात नहीं बनी, उनको पता लगा यहाँ तो सब कुछ ही उल्टा चल रहा है। वो वहां से वापसी आए इंडिया। इंडिया वापसी आने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ तो वक्त ही बदल गया पूरा का पूरा। अब्दुल गफ्फार और जवाहरलाल नेहरू दोनों के दोनों जेल में थे। कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया था कि कांग्रेस जैसी कोई पार्टी नहीं है, अब ये इलीगल हो चुकी है। सो अब यहाँ पे दोबारा से गांधी जी जो मूवमेंट को बंद करके चले गए थे कि ठीक है, अब कोई सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट नहीं है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने किसी न किसी पैक्ट के लिए हम लोगों को वहां पे इनवाइट किया है। लेकिन जब वहां पे पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ब्रिटिशर्स तो अभी भी अत्याचार पे ही उतरे हुए हैं, तो वहां से वापसी आने के बाद गांधी जी ने दोबारा से इस मूवमेंट को रिकॉल करने का ट्राई किया। यानी कि दोबारा से गांधी जी ने क्या किया, दोबारा से इस मूवमेंट को शुरू करने का सोचा। जब ये मूवमेंट दोबारा से शुरू करने का सोचा तो 1934 तक ये मूवमेंट थोड़ी सी अच्छे खासे पेस पे चल रही थी, लेकिन उसके बाद ये स्लो डाउन हो गई थी, यानी कि इसका मोमेंटम जो था वो खत्म होने लग गया था। आती है बात? से मतलब बाय 1934 ये स्लो डाउन हो चुकी थी। क्लियर है कहानी? अब यहाँ पे बच्चों बात क्या आती है हमारे पास, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने मूवमेंट को कैसे देखा। ठीक है? सो अब बेसिकली हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है बच्चों वो यही आता है। क्या टॉपिक आएगा हमारे पास कि हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। अब इसके अंदर हमारे पास आएगा क्या, एक बार समझ लेता है। देखो, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, यानी कि पार्टिसिपेंट्स की नजरों में
जो भी लोग पहले इस मूवमेंट का पार्ट रह चुके हैं उनकी नजरों में अब ये मूवमेंट क्या था, ठीक है, रिकॉल हो रहा है मूवमेंट, यानी कि दोबारा से इस मूवमेंट को लेके आया जा रहा है। सो पहली बात हमको ये समझना पड़ेगा कि पहले जो लोग इस मूवमेंट का पार्ट थे वो किस रीजन की वजह से थे। फिर हम ये समझेंगे कि अब वो इस मूवमेंट का पार्ट है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। क्लियर। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे ये बात करूं कि पीपल हु जॉइन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऐसे लोग जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पार्ट बने थे। डन। पीपल हु जॉइन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कौन कौन थे इसके अंदर? इसके अंदर थे बेसिकली रिच पीजेंट कम्युनिटी, जैसे गुजरात के पटीदार्स, द जट्स ऑफ यूपी, द प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप, ठीक है। सो अगर किससे पूछा जाए कि भाई कौन कौन था जो सिविल डिसोबीडियंस का पार्ट बना था, वो कौन थे लोग? जो रिच पीजेंट कम्युनिटी थी। रिच पीजेंट और पुअर पीजेंट्स पहले ये दोनों के दोनों ही थे, ठीक है। मतलब अगर जो पहले वाली मूवमेंट के बारे में बात की जाए, जो रिकॉल होने से पहले थी, मतलब मूवमेंट कॉल ऑफ होने से पहले जो थी, उस टाइम पे रिच पीजेंट और पुअर पीजेंट दोनों थे यहाँ पे, लेकिन बाद में सिर्फ रिच पीजेंट पार्ट बने थे, पुअर पीजेंट इनका पार्ट नहीं बने। क्लियर है? क्यों नहीं बने थे अभी बता। सो अल्टीमेटली ये समझ में आया। अब एक बार जरा ये समझते हैं कि यहाँ पे ये जो लोग थे इनके क्या डिमांड्स थी, ये क्यों चाहते थे इसका पार्ट बनना, और अगर नहीं बने तो क्यों नहीं बने। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा बच्चों? द प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स फाउंड डिफिकल्टी इन पे revenues टू द गवर्नमेंट। ठीक है। अल्टीमेटली ये जो आपके प्रोड्यूसर्स थे कमर्शियल क्रॉप्स वाले, जो कमर्शियल क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते थे, ये क्यों सिर्फ सिविल डिसोबीडियंस का पार्ट बने थे? क्योंकि अब ये उनको रेवेन्यूज नहीं दे पा रहे थे। रेवेन्यूज का मतलब है अपनी कमाई दे नहीं पा रहे थे, एक तरीके से जो टैक्स हुआ करता था वो नहीं दे पा रहे थे। क्लियर है? सो दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस। अल्टीमेटली इनके ऊपर बड़ा बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा था जब ट्रेड फॉल हुआ था, यानी कि काम में कमी आ गई थी। इसके अलावा में देयर कैश इनकम डिसअपीयर्ड, इनकी कैश इनकम खत्म हो गई थी। अनेबल टू पे द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू डिमांड, और गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू डिमांड थी उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। द रिफ्यूजल टू ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड टू द वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट। अल्टीमेटली जब इन्होंने गवर्नमेंट को ये बात बोली कि आप अपने डिमांड थोड़ा सा कम कर लो, और उन्होंने मना कर दिया, सो उससे ये लोग और ज्यादा भड़क गए, और उसके बाद ये लोग सिविल डिसोबीडियंस का पार्ट बन गए। These rich peasants become enthusiastic supporters of the civil disobedience movement. तो अल्टीमेटली ये enthusiasm के साथ जाकर के सिविल डिसोबीडियंट का पार्ट बन जाते हैं। देखो पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे हम लोग। सबसे पहले हुआ क्या? देवर हार्ड हिट
दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस, प्राइस गिरने लगे और उसके अलावा ट्रेड ट्रेड डिप्रेशन आया तो उनको बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ा इस पे। इससे हुआ क्या, इससे इनकी कैश इनकम खत्म हो गई। मैं बोल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो याद हो जाएंगी चीजें। सो देयर कैश इनकम डिसअपियर, इनकी जो कैश इनकम थी अब वो डिसअपियर हो चुकी है। अगर ये डिसअपियर हो चुकी है तो ये गवर्नमेंट को उनकी डिमांड्स के अकॉर्डिंगली रेवेन्यूज नहीं पे कर सकते। सो अनेबल टू पे द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू डिमांड, जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू डिमांड है ये उसको फुलफिल नहीं कर सकते। ठीक है, सो इन्होंने किया क्या, इन्होंने गवर्नमेंट के सामने एक दरखास्त रखी बेसिकली, यानी कि एक रिक्वेस्ट रखी कि भाई हमें आप एक काम करो, आप जो आपकी रेवेन्यू डिमांड है उसे प्लीज कम कर लो क्योंकि हम नहीं दे सकते। ठीक है, बट गवर्नमेंट ने मना कर दिया। सो द रिफ्यूजल of the governments of the government to reduce the revenue demand leads to the widespread resentment। ठीक है, जो इनकी डिमांड्स थी अल्टीमेटली गवर्नमेंट के लिए कि हमें थोड़ा रेवेन्यू की डिमांड कम कर दीजिए, वो उन्होंने मना कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक भड़क है। और ये भड़कने के बाद एंथुजियाज्मली जाकर के क्या हो गए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पार्ट बन गए। क्लियर है? These rich peasants became enthusiastic supporter of civil disobedience movement CDM। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट CDM। क्लियर होती है कहानी यहाँ तक? तो आसान है मेरे ख्याल से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद हुआ था बच्चों फार्मर्स के बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल मैंने बोला जो ज्यादा बड़े प्रोड्यूसर्स थे मतलब रिच पीजेंट्स, अब आएंगे पुअर पीजेंट्स। क्लियर है? अभी पहले हो गए रिच पीजेंट्स, फिर आएंगे अब पुअर पीजेंट्स। तो रिच पीजेंट्स जो थे उनकी ये सारी मजबूरी थी। ठीक है, अब पुअर पीजेंट्स क्यों इसका पार्ट बनने वाले थे या क्यों बनना चाह रहे थे वो भी देख लेते हैं। कॉपी करिए फटाफट से। पुअर पीजेंट्स, या फिर आप ये बोल सकते हो कि रिएक्शन ऑफ फार्मर्स ओवर गवर्नमेंट्स डिसीजन। ठीक है, रिएक्शन ऑफ फार्मर्स ओवर गवर्नमेंट डिसीजन। अब बेसिकली हुआ क्या, फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। अल्टीमेटली इनके लिए जो लड़ाई थी, इनके लिए जो स्वराज था, मैंने बताया था ना स्वराज का मतलब हर किसी के लिए अलग है। सो इनके लिए जो स्वराज था उसका मतलब सिर्फ ये था कि अपने जो हाई रेवेन्यूज है, यानी कि जो इनको टैक्स देना पड़ता है, उसको इनको कम करवाना था। क्लियर है? But they were deeply disappointed when movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised. So ultimately ये बहुत ज़्यादा नाराज हो गए थे, एक तरीके से डिसअपॉइंट हो गए थे, क्योंकि मूवमेंट बंद कर दी गई थी और रेट्स, यानी कि जो इनसे टैक्सेशन रेट्स जो लिया जाता था, रेवेन्यू रेट्स होते, मतलब इनकी मांगे पूरी हुए बिना मूवमेंट को बंद कर दिया गया था। तो ये थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे कि हमारी बात नहीं सुनी गई। क्लियर है?
इसके बाद और क्या आता है, व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड इन 1932 मेनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट। इसी रीजन की वजह से जब 1932 में गांधी जी वापसी आए और वापसी आके उन्होंने दोबारा से इस मूवमेंट को स्टार्ट करने का कहा, सो बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हमारी बात ही नहीं सुनी तो हम क्यों आए। क्लियर है। द स्मॉल टेनेंट्स फार्मर वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रिमिटेड। अल्टीमेटली अभी क्या चाहते थे कि जितना भी इन्होंने अभी तक रेंट नहीं दिया, इनका जो बकाया रेंट है उसे माफ कर दिया जाए, कि इनको ना देना पड़े क्योंकि इनके पास नहीं है देने के लिए कुछ। दे जॉइंट रेडिकल मूवमेंट ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। अल्टीमेटली इन्होंने रेडिकल मूवमेंट्स जो थी उनमें पार्ट लेना शुरू किया। रेडिकल मूवमेंट्स क्या होती है बच्चों, जो लेबर क्लास होती है ना, या फिर जो लो स्ट्रेटा के लोग जो होते हैं, जिनके पास कोई हक नहीं होता, अधिकार नहीं होता, या जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, जब वो रिवॉल्यूशन पे उतर जाते हैं और जब वो ये चाहते हैं कि जिनके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, उनके पैसे को सब में बांट दिया जाए, सिर्फ उन्हीं के हाथ में ना छोड़ा जाए, दैट इज सोशलिस्ट। लास्ट ईयर सोशलिज्म पढ़ा है आपने। सो इन लोगों ने उन मूवमेंट्स में पार्ट लेना शुरू कर दिया था जो वायलेंटली ये लोग परफॉर्म कर रहे थे। कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन। अब कांग्रेस जो है वो नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो पुअर पीजेंट्स हैं, ये अल्टीमेटली रेंट किसको दे रहे हैं? रिच पीजेंट्स को। अब जो रिच पीजेंट्स हैं, यानी कि जो हमने पीछे पढ़ा, जो कमर्शियल क्रॉप के प्रोड्यूसर हैं, उनके पास वैसी थोड़ी दुखी है वो, क्योंकि पैसे नहीं है, क्योंकि काम कम हो चुका है। ठीक है। अगर उनसे उनका रेंट का हक भी कांग्रेस ने छीन लिया तो वो तो बिल्कुल ही उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। मतलब कांग्रेस दोनों में से किसी एक का साथ दे सकता था, दोनों को सही से हैंडल नहीं कर सकते थे। ठीक है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन पुअर पीजेंट एंड द कांग्रेस रिमेन्ड अनसर्टेन। इसीलिए पुअर पीजेंट्स और कांग्रेस, इनके बीच के जो रिलेशंस थे वो अभी भी कहीं ना कहीं अनसर्टेन थे, पता नहीं क्या थे क्या नहीं थे। ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, ये दोबारा हम पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे क्योंकि पॉइंट बाय पॉइंट हमें चीजें याद हो जाएंगी। क्लियर है। सबसे पहले फॉर देम, स्वराज का मतलब क्या है इनके लिए, पहले वो देखते हैं। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज was a struggle against high revenues। अगर ऐसा हुआ, मतलब इनके लिए ये था, but they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931, without revising the revenue rates। बिना रेवेन्यू रेट्स को रिवाइज करे जब मूवमेंट कॉल ऑफ हो गई थी, तो ये उससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे, नाराज थे। क्लियर। when movement restarted in 1932, many of them refused to participate। बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया। ठीक है। अब इनकी और क्या डिमांड थी, ये क्या चाहते थे कि ठीक है हम दोबारा मतलब इसमें रीजॉइन हो जाएंगे, लेकिन हमारी कुछ डिमांड्स है। क्या डिमांड्स थी इनकी? दी स्मॉल टेनेंट, जो छोटे किराएदार थे, बेसिकली वो फार्मर्स ही थे, वांटेड दी अनपेड रेंट टू बी रेमिटेड। ठीक है।
ये क्या चाहते थे कि हमारा जो किराया बचा हुआ है आप उसे माफ करवा दीजिए, बट ये ऐसा कर नहीं सकते थे, कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। ऑल्सो दे ज्वाइंड radical movements often led by socialist and communist, ठीक। Congress was unwilling to support no rent campaign, डन। कांग्रेस जो थी वो नो रेट कैंपेन को सपोर्ट नहीं करना चाहती, क्यों? क्योंकि आगे इससे क्या होगा, जो रिच पीजेंट्स हैं वो भी चले जाएंगे, क्लियर। सो their relation remained अनसर्टेन, इसीलिए उनके रिलेशन जो थे उनको अनसर्टेन अभी भी माना गया कि अभी कुछ नहीं पता क्या होगा या क्या नहीं। समझ आई कहानी? कोई दिक्कत? तो आसान है मेरे ख्याल से। तो फार्मर्स के बारे में बात हो गई, कुछ रिच फार्मर्स थे कुछ पुअर फार्मर्स थे, तो उनके बारे में हो गया। अब बात आती है बिजनेसमैन, क्योंकि उस टाइम पे बिजनेसमैन भी तो थे ना। अब बात आती है बिजनेसमैन, देखो उस टाइम पे ना तीन लोग थे सबसे ज्यादा जो जिन्होंने कमाया था। एक थे चट्टोपाध्याय जी, ठीक है, एक थे बिरला, और एक थे पुरुषोत्तम दास, क्लियर है। ये तीन लोग थे जिनका बिजनेस चलता था बहुत अच्छे तरीके से। जीडी बिरला, ठीक है, आदित्य बिरला के बारे में बात नहीं कर रहा, आदित्य बिरला तो बहुत बाद में आया था, जीडी बिरला। सो अल्टीमेटली ये तीन जो थे ना, इन तीनों का बहुत अच्छा बिजनेस था उस टाइम पे, वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे। जब जिस टाइम पे वर्ल्ड वॉर वन हुई थी, इन्होंने बहुत पैसा कमाया, बहुत ज्यादा पैसा कमाया। लेकिन वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इनके जो प्रॉफिट्स थे ना, अब वो गिरने शुरू हो गए। वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे इन्होंने क्यों पैसा कमाया? क्योंकि ब्रिटिश आर्मी को जो भी चीज चाहिए होती थी वो इनसे डिमांड कर लिया करते थे कि भाई हमें ये चाहिए, ठीक है। ये क्या करते थे, ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते थे, उसे बनाते थे और उनको बेच दिया करते थे, तो बड़ा प्रॉफिट कमाया क्योंकि उनको चाहिए बहुत कुछ हुआ करता था। अब अल्टीमेटली जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन खत्म होती है, उसके बाद इनके प्रॉफिट्स जो होते हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। तो अब इनकी डिमांड्स क्या होती हैं? ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट जो इंपोर्ट कर रही है उस इंपोर्ट पे चेक रखे, यानी कि उसको रेस्ट्रिक्ट कर दे, क्लियर है। वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, ये अल्टीमेटली ये चाहते हैं कि फॉरेन गुड्स जो इंपोर्ट हो रहे हैं वो ना हो। लेकिन अंग्रेज इसमें क्या करेंगे? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इसमें क्या करेगा? ब्रिटिश राष्ट्र ऐसा कुछ करेगा नहीं, उनको तो अपने पैसे से मतलब है। वो कहेंगे भाई जो ब्रिटेन में बन रहा है या जो कहीं पे भी बन रहा है, अगर वो यहाँ आके बिक रहा है और उससे हमारा फायदा है तो ठीक है, गो फॉर इट, क्लियर है। So ultimately a rupee sterling foreign exchange ratio that would discourage imports. So ultimately ये सब ये चाहते थे कि ये imports कहीं ना कहीं कम हो जाए, क्लियर है। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ इसीलिए ये लोग भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्या बन गए बच्चों? पार्ट बन गए, ठीक। Also formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 and the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries in 1927. इन लोगों ने ये बेसिकली इंडियन फेडरेशन बनानी शुरू करी। फॉर मोस्ट बिजनेसमैन स्वराज मेंट कॉलोनियल इंडस्ट्री वुड फ्लरिश विदाउट कॉन्स्ट्रेंट्स। सो अल्टीमेटली इनका जो इनके लिए स्वराज का मतलब क्या था कि जो कॉलोनियल इंडस्ट्री यानी कि जो इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं वो अल्टीमेटली बिना किसी कॉन्स्ट्रेंट के, बिना किसी कानून के या फिर बिना किसी रुकावट के फ्लरिश करें, बिना किसी रुकावट के बढ़े। दे वर एप्रीहेंसिव ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज, उस टाइम पे मिलिटेंट एक्टिविटी बहुत सारी बढ़ गई थी। ऑफ ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमंग्स द यंगर मेंबर ऑफ द कांग्रेस, क्योंकि अब जो यंगर मेंबर थे कांग्रेस के वो सोशलिज्म की तरफ जा रहे थे, ठीक है। सो बिजनेसमैन जो थे उनका कहना ये था कि आप फॉरेन गुड्स के जो इंपोर्ट है उनको छोड़ दो, जो इंडियन कंपनीज हैं आप उन्हीं को फ्लरिश होने दो बिना किसी रुकावटों के, क्लियर है। इसी रीजन की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनकी बात नहीं मानी, इन्होंने भी गवर्नमेंट को डिसोबे करना शुरू कर दिया, क्लियर।
इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्रियल वर्कर क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट इन लार्ज नंबर। इन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि इनकी कोई बात सुन ही नहीं रहा था एक्चुअली। सिंस द इंडस्ट्रियलिस्ट वर केम क्लोजर टू द कांग्रेस, वर्कर स्टेड अप aloof। अल्टीमेटली जैसे जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के पास आ रहे थे, वर्कर्स उनसे दूर होते जा रहे थे। बट सून वर्कर डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। लेकिन दोबारा से उन्होंने ज्वाइन किया, जैसे कुछ चीजों के अंदर, जैसे बॉयकॉट्स इन फॉरेन गुड्स, उन्होंने फॉरेन गुड्स से बॉयकॉट करना शुरू किया। मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेस, क्योंकि ये उनके हक की बात थी, उन्होंने लो वेजेस में काम करने से मना कर दिया। अगेंस्ट पुअर वर्किंग कंडीशंस में उन्होंने काम करने से मना किया। इस तरीके से उन्होंने डिसोबे करना शुरू किया, इंडस्ट्रीज को भी और गवर्नमेंट को भी। ठीक है, स्ट्राइक्स हुई। देयर वर स्ट्राइक्स बाय द रेलवे वर्कर इन 1930 एंड डॉक वर्कर्स इन 1932। डॉक वर्कर बेसिकली जो पोर्ट्स पे होते हैं, जहाज वहाज जहाँ पे आते हैं। इन 1930 thousands of workers of Chota Nagpur tin mines wore Gandhi caps and participated in the protest rally and boycott campaigns. So ultimately कुछ इस तरीके से। But the Congress was reluctant to include the workers' demand as a part of its प्रोग्राम टू स्ट्रगल। लेकिन कांग्रेस अभी भी इनकी डिमांड्स को स्ट्रगल का पार्ट नहीं बना सकती। क्लियर है? इट फेल्ट दैट दिस वुड एलिनिएट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इंपीरियल फोर्सेस। क्योंकि उनका मानना ये था कि उन्होंने ऐसा किया सो वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट का विश्वास खो देंगे, और क्या जो इनकी एंटी इंपीरियल फोर्सेस हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर? समझ आई कहानी यहाँ तक? लास्ट आएगा आपके पास विमेन। तो भाई विमेन ने तो बढ़ चढ़ के इसमें पार्ट लिया था, क्योंकि उनको तो वैसे एक्सप्लॉइट किया जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे हिंदू धर्म या फिर हमारे हिंदुस्तान के जो कुछ स्टीरियोटिपिकल बातें होती हैं वो बीच में आ जाती हैं कि औरतों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऐसा वैसा। सो वो सब होना स्टार्ट हुआ था। क्लियर है कहानी? समझ में आया? एक बार लिख लें जरा क्या था क्या नहीं था। चलिए, सो अल्टीमेटली रिच फार्मर्स हो गए, पुअर पीजेंट्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा वो बिजनेसमैन, देन इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स, एंड देन फाइनली वेमेन। रिएक्शन ऑफ बिजनेसमैन। अब अगर इनके बारे में बात करी जाए तो उन्होंने पैसा कब कमाया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा कि ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट्स and industrialists had made huge profits. But after First World War, profits declined. लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ? प्रॉफिट्स डिक्लाइन हो गए। They now reacted against colonial policies that restricted business activities. अब इन्होंने जो colonial policies थी जो business activities के against थी या उनको restrict कर रही थी, उनके against इन्होंने react करना शुरू किया। Clear है? Now they reacted against colonial policies that restricted business activities. Clear? They wanted protection against imports of foreign goods.
फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट्स के की तरफ इनको प्रोटेक्शन चाहिए थी कि ज़्यादा ना हो, ठीक है। दे ऑल्सो फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 में इन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस फॉर्म करी, जो अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज के लिए काम करेगी। एंड ऑल्सो द फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन 1927। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने इन्होंने फॉर्म करी। किस लिए फॉर्म करी दो ऑर्गेनाइजेशन? ताकि इनके हक के लिए लड़ाई करी जा सके। क्लियर है? फॉर मोस्ट बिजनेसमैन स्वराज मेंट द इंडस्ट्री, स्वराज मेंट कॉलोनियल इंडस्ट्रीज वुड फ्लरिश विदाउट एनी कॉन्स्टेंट। इनका मतलब इनके लिए जो स्वराज था, फॉर बिजनेसमैन स्वराज मेंट colonial industries would flourish without any constraints। ठीक है, आती है बात समझ में? तो इन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ के पार्ट लिया। अब देखो, रिच पीजेंट्स ने पार्ट लिया, उनसे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी पुअर पीजेंट्स को, जिसकी वजह से पुअर पीजेंट्स ने पार्ट नहीं लिया। बिजनेसमैन पार्ट ले रहे हैं, इनसे प्रॉब्लम है इनके वर्कर्स को, तो इनके वर्कर्स पार्ट नहीं लेंगे। क्लियर है? यहाँ पे बात समझना। आपके पास इस तरीके से मतलब दो दो चीजें करके आ गई कि आपके पास पहले रिच पीजेंट्स थे, फिर आपके पास यहाँ पे पुअर पीजेंट्स थे। रिच पीजेंट पार्ट ले रहे हैं बट पुअर पीजेंट को प्रॉब्लम है, तो इन्होंने पार्ट नहीं लिया, इनको हटा दिया गया। इन अ वेरी सेम वे ये बिजनेसमैन है, ये पार्ट ले रहे हैं, इनके वर्कर्स हैं, इनको इनसे प्रॉब्लम है, तो इन्होंने पार्ट नहीं लिया, इसलिए इनको हटा दिया गया। आ रही है बात समझ में? कुछ हद तक पुअर पीजेंट्स ने और वर्कर्स ने पार्ट लिया था, लेकिन हाँ, पूरी फोर्स के साथ पार्ट नहीं लिया। रिएक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के क्या रिएक्शन थे? द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास did not participate in the civil disobedience movement इन लार्ज में। इन्होंने बहुत ज्यादा नंबर्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, बट some workers did participate in the CDM। ठीक है, कैसे? by boycott of foreign goods,
by joining movements against low wages, by joining movements against poor working conditions. आती है बात समझ में? सो ऐसा कुछ ठीक। इसके आगे अब अगर देखा जाए तो और क्या हुआ, इन्होंने स्ट्राइक्स में बड़ा पार्ट लिया। ठीक है, जैसे स्ट्राइक्स, there were strikes by the railway workers in 1930 and dock workers in 1932. There were strikes by railway workers in 1930 and dock workers in 1932. Done. In 1930, thousands of workers in Chota Nagpur tin mines wore Gandhi caps and participated in protest rallies and boycott campaigns. So वो एक अलग बात है, मतलब वो हमको याद होना चाहिए तो हम बुक से रीड कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया? आसान था यहाँ तक। इसके बाद आती है बात बच्चों वुमेन की। ठीक है, वुमेन बेसिकली अगर यहाँ पे देखा जाए, इसके अलावा हम ये भी चीज बोल सकते हैं कि बट the Congress was reluctant to include workers' demand as part of its program of struggle. समझे? पुअर पीजेंट्स होते हैं, उनका जो पॉइंट था वो क्या था कि उनको रेंट नहीं चाहिए, तो इन्होंने नो रेंट कैंपेन को सही से मना कर दिया कि नहीं कर सकते हम। यहाँ पे इनकी डिमांड्स को मना कर दिया, तो अल्टीमेटली ये बिजनेसमैन ताकि ज्वाइन कर जाएं इसलिए इनको यहाँ पे मना कर दिया गया। रिच पीजेंट्स ताकि ज्वाइन कर जाएं इसलिए पुअर पीजेंट्स की बातों को, डिमांड्स को नहीं माना गया। क्लियर है कहानी? सो आसान है मेरे ख्याल से। चलिए नेक्स्ट, women's participation in CDM. ठीक है, women's participation in CDM, the civil disobedience movement was large scale participation of women. So ultimately मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारा पार्टिसिपेशन था women का। Done. In urban areas, these women were from high caste families. In rural areas, they came from rich peasant household. So ultimately, urban areas के अंदर ये high caste family से belong करते थे और rural area में rich peasant families से। ऐसा कुछ इसी तरीके से। फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अल्टीमेटली ये नहीं चाहते थे, काफी टाइम में बोला ना कांग्रेस की इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइपिक थॉट्स तो आएंगे ही आएंगे। सो अल्टीमेटली यहाँ पे कांग्रेस नहीं चाहता था कि वुमेन को कोई भी अथॉरिटी दी जाए
जिससे वो पावर में आ जाए, और इसके अलावा में नहीं, वो नहीं चाहते थे कि वो इस मूवमेंट का पार्ट बने। क्लियर है कहानी यहाँ तक? तो ऐसा कुछ करते। So for a long time, the Congress was reluctant to allow women to hold any position within the organization. Done. The women participated in protest marches and picketed foreign closed liquor shop. Many went to jail. They began to see service to nation as sacred duty of women. ठीक है, but later on they began to see service to the nation as a sacred duty of women. ठीक है, बट बाद में उन लोगों ने ये रियलाइज किया, या फिर ये उनके थॉट्स बने कि अगर कोई नेशन को सर्व कर रहा है तो वो उनकी सेक्रेड ड्यूटी। क्लियर है कहानी? सेक्रेड मतलब पवित्र। However, their role was not very dynamic and did not hold any position in the authority. Although उनका जो रोल था वो बहुत ज़्यादा डायनामिक नहीं था, यानी कि मल्टी डायमेंशंस नहीं थे। उनको एक छोटे से रोल्स दे दिए गए थे कि आपको यही करना है, इसके अलावा आप ज़्यादा अपना दिमाग नहीं चलाओगे। डन? क्लियर होती है कहानी मेरे ख्याल से यहाँ तक? तो आसान है मेरे ख्याल से यहाँ तक की चीज़ें। अब सुनो, अभी तक हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है कि मूवमेंट क्या थी। मूवमेंट को पहले कॉल ऑफ कर लिया गया, दोबारा से रिकॉल किया गया, ये सब। अब बात आती है कि ये मूवमेंट बार बार जो कॉल ऑफ हो रही थी, या फिर मैंने बताया ना 1932 में आने के बाद एक साल तक सही चल रहा है, कि 1934 बाय 1934 ये हुआ क्या, ये मूवमेंट का मोमेंटम कम हो गया, यानी कि इस वाली मूवमेंट के जो इफेक्ट्स थे, इस मूवमेंट की जो पेस थी वो स्लो हो गई थी। सो कहीं ना कुछ कमी होगी तभी हुआ होगा। सो अल्टीमेटली हमारे पास आता है द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस जो था, ये जो मूवमेंट थी, ये सही से नहीं चल पाई। क्लियर है? इसके सही से ना चल पाने पे कोई ना कोई तो रीजन होगा। सो यस, हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। क्या क्या लिमिट्स? देखो, सबसे पहली लिमिट जो आती है ना, वो आती है पार्टिसिपेशन ऑफ दलित। क्लियर है? कांग्रेस के अंदर जितने भी लोग थे, या फिर जितने भी जो सत्याग्रही थे, ये कहीं ना कहीं दलितों को, जितने भी जो दलित लोग हैं, यानी कि जो लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं या फिर लो कास्ट के जो लोग हैं, उनको क्या करते थे, उनको अपने से दूर रखते थे। क्योंकि इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत पहले से अनटचेबिलिटी कल्चर चला आ रहा है, यानी कि अछूत। क्लियर है? जिसमें आपने देखा होगा काफी सारी मूवीज में भी ऐसा होता है, या फिर अगर हम किसी गांव देहात में चले जाएं तो वहां पे आज भी ऐसा है। वहां पे जात पात आज भी मानी जाती है, ऊंची जात नीची जात की। अगर कोई नीची जात का है तो उसके हाथ का पानी नहीं पीना, या उसे छूना नहीं है। तो ये अनटचेबिलिटी जो है ना, ये बहुत पहले से थी। जिसकी वजह से हुआ क्या, जिसकी वजह से इन लोगों को ना अपने ग्रुप में ऐड ऑन नहीं किया गया कांग्रेस के द्वारा, मतलब कांग्रेस के थ्रू। अब अल्टीमेटली गांधी जी को लेकिन ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो हम कभी भी पूर्ण स्वराज नहीं ला सकते। इसी रीजन की वजह से जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, वहां पे जब बहुत सारे लीडर्स को बुलाया गया अलग अलग माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो गांधी जी उस चीज को छोड़ के आ गए थे। यानी कि उनको पता लग गया था कि ये डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली इनका कहना क्या था गांधी जी का, कि हमको सबको एक साथ चलना पड़ेगा। अगर हम किसी भी एक कैटेगरी को भी अलग करते हैं, सो अल्टीमेटली यहाँ पे हम अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करने के बाद हमारी ताकत जो है वो कम हो जाएगी।
क्लियर है? गांधी जी ने दलित्स को हरिजन का नाम दिया था। हरिजन का मतलब होता है गॉड्स चिल्ड्रन, यानी कि भगवान के बच्चे, हरिजन। क्लियर है? हरि स्टैंड्स फॉर भगवान यानी कि गॉड, एंड जन स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन। सो द पॉपुलेशन ऑफ गॉड यानी कि भगवान के बच्चे, इसलिए उनको हरिजन बोला गया था। क्लियर है? गांधी जी का कहना था कि अनटचेबिलिटी जैसी जितनी भी ये जो प्रथाएं हैं इन सबको बंद कर दिया जाए और सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए। अब बेसिकली इनके हक के लिए आके खड़े हुए थे दलित्स के लिए, वो थे भीमराव अंबेडकर जी। उनको बाबा साहब अंबेडकर बोला जाता था। अल्टीमेटली ये जो बी आर अम्बेडकर जी थे, भीमराव अंबेडकर जी जो थे, इन्होंने क्या किया था, ये भी एक दलित फैमिली से बिलोंग करते थे और इनके साथ जितना भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ था ये उन सारी चीजों से उठना चाहते थे। सो इन्होंने अपने प्रस्ताव रखे, यानी कि इन्होंने अपने कुछ डिमांड्स रखी। इन्होंने क्या बोला कि वी वांट सेपरेट प्रोविंशियल काउंसिल्स, यानी कि हमें हमारे अपने अलग से काउंसिल्स बना के दीजिए, या फिर हमें रिजर्वेशंस दीजिए, मतलब और हमें रिजर्वेशंस दीजिए। So ultimately there is demanding reserved seats in educational institutions. Educational institutions में इनको reserved seats चाहिए. Separate electorate that would choose Dalit members for legislative council. So ultimately इनको एक separate electoral चाहिए था जहाँ पे कोई दलित member जाके legislative council का part बनेगा, for sure बनेगा। महात्मा गांधी जी इस चीज के अगेंस्ट थे। किस चीज के अगेंस्ट थे? वो अगेंस्ट थे कि आपको एक सेपरेट इलेक्टोरेट काउंसिल नहीं दिया जाएगा क्योंकि इससे हम डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है? यहाँ पे क्लैश हुआ, किसके बीच में क्लैश हुआ? गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में। क्योंकि गांधी जी का बोलना था कि हम ऐसे अलग से आपको कुछ नहीं देंगे और बी आर अम्बेडकर जी अलग से चाहते थे। ठीक है? बट बहुत समझाने के बाद जब गांधी जी ने अपना पूरा का पूरा उनको अपना प्लान बताया कि देखो अगर हम अलग हो जाएंगे तो हम सेपरेट, यानी कि अगर हमको इलेक्टोरेट अलग दे देंगे तो हम डिवाइड हो जाएंगे और डिवाइड होने का हमारी ताकत आधी हो जाएगी। सो ये बात उनको समझ में आई और एक उन दोनों के बीच में, बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ। पैक्ट का मतलब क्या होता है? एक जैसे बच्चों ट्रीटी होती है ना, लड़ाई के बाद एक संधि साइन की जाती है, ऐसी पैक्ट होता है, यानी कि जब किसी चीज के एग्रीमेंट एक तरीके से। तो एक पूना पैक्ट साइन किया गया इन 1932 सितंबर, जिसके अंदर क्या था? जिसके अंदर जितने भी जो शेड्यूल कास्ट लोग थे, जितने भी जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे, उन सबको रिजर्व्ड सीट्स दी गई प्रोविंशियल काउंसिल्स के अंदर। ठीक है? लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्टोरेट अलग नहीं किया गया। हाँ, उनको ये कह दिया गया कि 5 सीट दलित की। क्लियर है? मतलब जितनी भी सीट्स है उसमें से 5 सीट्स जो है वो, फॉर एग्जाम्पल 5 सीट्स दलित की है। जैसे आज भी होता है ना 33% कैटेगरी रिजर्व है, कि इतने में यही आएंगे, बाकी जो बच गए वो जनरल के लिए बचे। तो ऐसा कुछ करके दे वर टू बी वोटेड इन बाय जनरल इलेक्टोरेट। उनके इलेक्शंस जो होंगे वो जनरल इलेक्टोरेट में होंगे जैसे नॉर्मली होते हैं, बट हाँ उनके लिए सीट रिजर्व है। आई बात समझ में? तो कहीं ना कहीं दलित्स का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, मतलब जो लिमिटेशन, जो ड्रॉबैक था हमारा सिविल डिसोबीडियंस का, वो दलित का बहुत काफी बड़ा था। इसके बाद पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम, मुस्लिम पार्टिसिपेशन ये भी था। खिलाफत मूवमेंट जो चलाई गई थी कि खलीफा के राइट्स को बचाया जाए, जब वो मूवमेंट एक तरीके से डिक्लाइन हो गई आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। सो उसके बाद जो मुस्लिम्स थे अब वो भी खफा हो गए थे। किस चीज से? कांग्रेस से। उन्होंने अपनी एक नई लीग, मुस्लिम लीग जो बना ली थी, वो बन चुकी थी। अब वो अल्टीमेटली कांग्रेस से दूर होना स्टार्ट हो गए थे, तो अब वो कांग्रेस के किसी भी मूवमेंट में पार्ट नहीं लेना चाहते थे। ठीक है? अगेन गांधी जी का मानना यही था कि सारे एक साथ रहें, अगर मुस्लिम भी अलग हो जाते हैं तो भी हम लोग यहाँ डिवाइड हो जाएंगे। सो फ्रॉम मिड 1920s द कांग्रेस was more visible associated with openly Hindu religious nationalist group. अल्टीमेटली मिड 1920s में हुआ क्या था कि जो कांग्रेस थी वो हिंदू ग्रुप शो कर रहा था कहीं ना कहीं पे, यानी कि उसमें मुस्लिम बहुत कम थे या थे ही नहीं। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट टू रीनेगोशिएट एन अलायंस। तो उन्होंने कोशिश बहुत करी कि वो एक अलायंस बना पाए, लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद वो नहीं बनी क्योंकि डिमांड ऑफ मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग, तो इनकी कुछ डिमांड्स थी। ही वाज वन ऑफ द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, वाज विलिंग टू गिव अप द डिमांड्स फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ये बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट ये भी चाहते थे। रिजर्व सीट फॉर मुस्लिम वर गिवन टू द इन द सेंट्रल असेंबली, ये चाहते थे कि जैसे दलित्स को मिली है वैसे हमें भी मिले। also wanted representation in proportion to the population in the Muslim dominated provinces
बंगाल एंड पंजाब। तो ये अल्टीमेटली ये चाहते थे कि जहाँ पे मुस्लिम ज्यादा है वहाँ पे रिप्रेजेंट हम लोग करें, ठीक है, मतलब मुस्लिम लीग जाके वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव बने और मुस्लिम लीग ही वहाँ जाकर के मूवमेंट को आगे बढ़ाए। अपोजिशन बाय ऑल द पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस इन 1928। तो ये जो 1928 में कॉन्फ्रेंस हुई थी एक सारी पार्टीज की, उन सब ने इस चीज को अपोज किया था कि नहीं इतनी पावर नहीं देंगे हम लोग। एम.आर. जायकर ऑफ द हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज्ड एफर्ट एट कॉम्प्रोमाइज। सो अल्टीमेटली ये जो एम.आर. जायकर थे इन्होंने ये सारे के सारे इनके जितने भी डिमांड्स इन सबको अपोज किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, साथ चलना है तो साथ ही चलना पड़ेगा। This further alienated Muslim from the Congress। इससे दोबारा से मुस्लिम्स और दूर हो गए कांग्रेस से। After the decline of the non-cooperation Khilafat movement, many Muslim leaders concerned about the status of Muslim as a minority within India। So जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म होती है तो उसके बाद बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स जो होते हैं वो अपने स्टेटस के बारे में सोचने लग जाते हैं कि लोग फिर मुस्लिम्स को किस नजरों से देखेंगे, उनको माइनॉरिटीज ही बन के रहना पड़ेगा क्योंकि इंडिया के अंदर हिंदुइज्म बहुत ज्यादा है और हिंदू मेजॉरिटी में है। क्लियर है? They feared that the culture and identity of minority would be submerged under the domination of Hindu majority। So उनको ये डर था कि हिंदू मेजॉरिटी की वजह से हमारा सभ्यता, हमारा कल्चर, ये सब खत्म हो जाए। क्लियर? तो ये कहीं ना कहीं हमारे क्या थे, सारे के सारे ड्रॉबैक्स थे। हमारे क्या थे, ये सारे ड्रॉबैक्स थे, यानी कि लिमिटेशंस थे। ये लिमिटेशंस मैं आपको यहाँ लिखवा नहीं रहा क्योंकि अल्टीमेटली बहुत टाइम जाएगा वरना इसमें। सो ये लिमिटेशंस आप लोग एक बार बुक से रीड करोगे, अदरवाइज मेरे नोट्स में हम वहां से पढ़ेंगे। इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स भी हैं, तो जस्ट फोकस ऑन देम एज वेल। सीधा मिलते हैं वेडनेसडे, इस चैप्टर को वाइंड अप करके कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय योरसेल्फ।